नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में 10 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। भारी बारिश के चलते सीएम केजरीवाल का यह बड़ा फैसला है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश के चलते सीएम केजरीवाल ने दिया फैसला। 10 जुलाई से स्कूलों में अवकाश है और दिल्ली में 10 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते सीएम केजरीवाल ने यह बड़ा फैसला लिया है। किरण पाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। किरण पाल, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से राजधानी की जो सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हो गई है। ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाना ठीक भी नहीं है, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है केजरीवाल की ओर से। जी, ये बड़ा फैसला बच्चों को की सुरक्षा को देखकर लिया गया है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जो जीवन है रोजमर्रा का वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो बारिश के अपने आप में लोगों के लिए आफत बनी हुई है। लंबा जाम, सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ, कई जगह सड़कें धंस गई हैं। ऐसे में ये फैसला जो लिया गया है वो अपने आप में एक बड़ा कदम है, क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा की दृष्टि है वो सर्वप्रथम बनती है। कई जगह देखा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम के भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 2 दिनों से जो ये लगातार बारिश हो रही है ये, और मौसम विभाग की चेतावनी के ये बारिश आगे भी होगी। इसमें स्कूलों को बंद करना ही एक उपाय था बच्चों की सुरक्षा को लेकर। किरण पाल, ये बताएं कि केवल 10 जुलाई को ही छुट्टी है या फिर 10 जुलाई से अगले 2-3 दिन तक छुट्टियां हैं? नहीं, अभी जो जिस तरीके से देखा गया है कि अभी केवल अभी कल के लिए, क्योंकि आज जब ये सड़कों पर भारी बरसात के बाद में पानी जो इकट्ठा हुआ, कई जगह सड़कें धंसी, तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री, सौरभ भारद्वाज, यहाँ निगम की शैली ओबराय मेयर इलाके में निकली हैं। और किस तरीके से जो ये पानी जो बड़ी समस्या बना हुआ है लोगों की आवाजाही में, अन्य कामों पे जाने के लिए, तो उनके लिए उपाय ये ढूंढते नजर आ रहे हैं अपने अधिकारियों के संग। जैसे जैसे इस समस्या को जल भराव का दूर होगा, उसी के साथ में हो सकता है कि स्कूल 11 तारीख से खोल दिए जाएं। परंतु अगर बरसात बढ़ती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 126 mm तक बरसात अब तक हो चुकी है, और ये अपने आप में पिछले 40 सालों में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अगर आगे लगातार इस तरीके की मूसलाधार बरसात होती रहेगी तो हो सकता है कि इन स्कूलों को बंद करने का जो निर्देश है उसे आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है किरण पाल, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अगली खबर बता रहे हैं दिल्ली से ही। कल से 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 10 से 11 जुलाई तक चलेगा विजिटर सम्मेलन। इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट श्रेणियों में अवार्ड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजिटर सम्मेलन की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे और कल से 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पंचकुला में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले बिजली के मुद्दे पर लड़े थे, परिणाम आपके सामने है। पंजाब में भी बिजली आंदोलन के साथ ही चुनाव लड़ा और मान साहब की सरकार बनाई। वहीं केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली, पंजाब के बाद हरियाणा में भी इसी फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली में पहले, जब मेरे को याद है 2014 की गर्मियां याद है मेरे को, दिल्ली के अंदर इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, टैंकर आने बंद हो गए, पाइपलाइन लग गई, पाइपलाइन से पानी आ रहा है। बहुत अच्छी बात। दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली में 5 साल में हमने बिजली पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट। देखो, जब दिल्ली में हमने सरकार संभाली उस वक्त 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे।
बिजली इतनी महंगी थी, मैंने 15 दिन, डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, शुगर की बीमारी है मेरे को, 15 दिन मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ आंदोलन किया था। भूखा रहा था मैं, भूख हड़ताल करी थी मैंने कहा शीला जी बिजली के रेट कम करो, वो नहीं मानी। और जब वो नहीं मानी, लोगों ने उसी को बदल दिया। हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में आते ही हमने बिजली के बिल 0 कर दिया। अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। उसके बाद पंजाब में भी यही हाल था, इतने गलत बिल आते थे, किसी का 1,40,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 50,000 का। हमने इसका एक तरीका निकाला, हमने सोचा इतने 50-55 लाख परिवारों के बिजली के बिल अगर गलत हैं, इनको ठीक करते करते तो पता नहीं 150-200 साल लग जाएंगे। एक बार में हमने ऐलान कर दिया 31 दिसंबर तक के जिसके जितने बिल पेंडिंग पड़े हैं सारे माफ। जितने एरियर थे आपके पुराने, उनको ठीक करने में हमारी नानी याद आ जाती है। हमने कह दिया 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल पेंडिंग है सारे माफ। सबके 0 हो गए पुराने, और नए बिल आने बंद हो गए, इसीलिए 0 बिल आ रहे हैं। आपने कभी सोचा भाई अभी तो 200 यूनिट हमने माफ कर दी, लेकिन पुराने बिल का क्या हुआ? पुराने भी सारे माफ कर दिए। लोगों को इतना सुकून मिला। पुराने बिल माफ करने से क्या हुआ? जिन लोगों के ऊपर पेनल्टियां लगी पड़ी थी, इंटरेस्ट आ रहा था, कनेक्शन काट के चले गए थे, बिजली चोरी कर रहे थे लोग, वो सारे जो 2 नंबर का काम करने के लिए मजबूर थे, वो सारे 1 नंबर वाले हो गए। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी ने आप पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली का विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित स्कूल की दीवार 4 महीने में गिरी। कल्पना कीजिए अगर बच्चे वहां होते तो क्या होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस तरह के निर्माण में 90% कमीशन खोरी की है। केवल शराब घोटाला पर ध्यान केंद्रित किया गया। केजरीवाल के महल नुमा शीश महल का निर्माण किया गया। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। कैसा एजुकेशन मॉडल है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कि एजुकेशन मिनिस्टर के क्षेत्र में ही जो स्कूल 4 महीने पहले निर्माण हुआ है वो गिर जाता है। मुझे लगता है कि आज सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों सारे पैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीश महल तो बनाने के लिए किया जाता है, वहां पर आलीशान मार्बल, आलीशान पर्दे और बहुत ही तगड़ी दीवार खड़ी करी जाती है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो वहां पर लग रहा है। परंतु स्कूल बनाने में कितना मोटा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन। मुझे लगता है कि ये 90% करप्शन और कमीशन वाला। फिर धंसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ से बड़ी खबर, भारी बारिश से धंस गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मॉनसून आते ही पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चलना हुआ खतरनाक। राजधानी से 72 किलोमीटर दूर धंसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बंद है, निर्माण कार्य जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया है और ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली। एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बंद किया गया है, निर्माण कार्य जारी है। लंबे समय से यूपीडा के सीईओ का चार्ज देख रहे थे नरेंद्र भूषण। पीडब्ल्यूडी से हटाकर के उन्हें यूपीडा का प्रभार दिया गया था और यूपीडा के सीईओ रहते हुए भी कोई काम नहीं कराया गया। एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंसने का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, बड़ा सवाल है। टोल वसूलने के बाद भी सुरक्षा मानकों पर आखिरकार क्यों काम नहीं हुआ। हाल ही में नरेंद्र भूषण से वापस लिया गया यूपीडा के सीईओ का चार्ज। अब आईडीसी मनोज कुमार को मिला है यूपीडा का चार्ज। नरेंद्र भूषण के चार्ज छोड़ते ही धंस गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इससे पहले भी आपको बताएं कि इससे पहले भी एक बार और धंस चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। ब्रिजेश जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस चुका है और इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं गुणवत्ता पर भी। आखिरकार ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंसने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश का जो कहर है वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बरपा जा रहा है, और जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एक बार फिर धंसा है, लखनऊ से 72 किलोमीटर दूर यानी लगभग सुल्तानपुर के आसपास ये एक्सप्रेस वे पूरा धंसा है, और एक तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया, यानी कि अंदर की जो जमीन है वो फट गई है और सड़क नीचे चली गई, जिसके बाद वहां पर जो है युद्ध स्तर पर जो काम है, निर्माण कार्य है वो जारी है, सड़क को दोबारा दुरुस्त करने का काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हाईटेक एक्सप्रेसवे है, और सबसे अहम बात यह है कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बार और धंसा था, जहां पर एक कार जो थी वो भी उसमें समा गई थी, वो इस तरीके से धंस गई थी। उस कार को बामुश्किल निकाला गया था, वहां से लोगों को निकाला गया था और फिर उस रोड को रिपेयर किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक अगर यूपीडा, चूंकि यूपीडा ही जो है अंडरटेकिंग बॉडी है इसकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और तमाम एक्सप्रेसवे की, और यहां पर सीईओ के तौर पर नरेंद्र भूषण लंबे समय से इसके चार्ज में थे। अभी कल ही उन्हें नरेंद्र भूषण को हटाकर यूपीडा से जो है आईडीसी मनोज कुमार को इसका चार्ज दिया गया है। अगर हम नरेंद्र भूषण की बात करें तो देखिए, जिस जिस विभाग में भी नरेंद्र भूषण रहे हैं उस विभाग में कहीं ना कहीं जो कार्यों में शिथिलता, उनकी अपनी दूसरी पहचान बन चुकी थी। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो वो पीडब्ल्यूडी में थे, और पीडब्ल्यूडी में काम न होने की वजह से 8,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट था वो पीडब्ल्यूडी को वापस करना पड़ा था। यूपीडा में भी उनकी जो है लगातार जो हिला हवाली थी वो जारी थी। यूपीडा में रहते हुए भी उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित तमाम एक्सप्रेसवे को लेकर के कोई खास बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरी बार धंसा है तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, और इस बार और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसी वजह से, कार्यों में शिथिलता की वजह से ही नरेंद्र भूषण को यूपीडा से हटाया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, चूंकि ये जानकारी तो अभी सामने आई है कि 24 घंटे लगभग हो चुका जब ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पूरा धंसा हुआ है, जो है उस पर फिलहाल काम तो चल रहा है, लेकिन यूपीडा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और खास करके अब तक इसके प्रमुख के तौर पर, सीईओ के तौर पर काबिज रहे नरेंद्र भूषण के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बार बार क्यों धंस रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसको हाईटेक एक्सप्रेसवे कहा गया, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, और वो जिस तरीके से धंस रहा है तो वहां पर अब चलना कहीं ना कहीं खतरनाक प्रतीत हो रहा है। जिस तरह बरसात में जो है मानसून आने के बाद ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खतरनाक हो जा रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ा सवाल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। भागलपुर में प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में एक अहम बैठक आयोजित की गई। वही बैठक का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि बैठक में युवा राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद वसारुलकर, राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव सहित राजद के तमाम विंग के जिला से लेकर पंचायत स्तर तक राजद के पदाधिकारी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बेरोजगारी, महंगाई बेकाबू हो जाती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर पीड़ित लोगों की आवाज उठाने का काम करेगी। भागलपुर जिला के युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में सभी प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला कमेटी के सभी साथियों के साथ आज मीटिंग है। यह मीटिंग है नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार लाई है उसको वापस कराने के लेकर के। यह मीटिंग है भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग को लेकर के। यह मीटिंग है बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू भारत सरकार करे उसको लेकर के। आप सभी साथियों को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिक्षा नीति लाया है, और उस शिक्षा नीति अगर वह लागू हो गया तो देश के 90% लोग जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ा हैं, मजदूर हैं, दूसरे के खेतों में काम करने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने, इस सारे तमाम 90% आबादी शिक्षा से दूर हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है कि एक बड़े तबका को शिक्षा से दूर रख करके उनको उसी स्थिति में भेजा जाए जो आज से
500-4 साल 500 साल पहले जो स्थिति थी, गरीबों को हालात को खराब कर दिया जाए। भागलपुर जिला के युवा 18 जुलाई से राजगीर मलमास मेला शुरू हो रहा है और इसकी तैयारियों की जायजा सीएम नीतीश कुमार ने लिया। साथ ही उन्होंने मलमास मेला शुरू होने से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रह्मकुंड के पास गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत उपलब्ध कराए गए गंगा पेयजल का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही मलमास मेले के आधिकारिक वेबसाइट www.malmasmela.in का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने मलमास मेले की स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मियों को कार्य की शुरुआत करने के लिए हरी झंडी दिखाई। बाबा बागेश्वर धाम सरकार को दिल्ली में अपार प्यार मिल रहा है। आलम यह है कि दिल्ली पुलिस भी खुद को उनकी भक्ति से रोक नहीं पाई है। आईपी एक्सटेंशन में चल रही हनुमंत कथा के समापन के बाद पुलिस अधिकारी बाबा की मेजबानी के लिए उन्हें डीसीपी ईस्ट के ऑफिस ले गए। भक्तों की तरह ही ऑफिस में कार्यरत स्टाफ ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया व उन्हें विदा किया। बाबा के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने का इंतजाम किया गया, जहां ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के अलावा डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, इंस्पेक्टर के अलावा कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बागेश्वर बाबा के दिल्ली पुलिस के डीसीपी के दफ्तर में लगे दरबार का फोटो चलाने के बाद अब नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री डीसीपी ईस्ट के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं और वीडियो में एडिशनल डीसीपी ईस्ट शशांक जायसवाल पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आवास पर पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई। वही बैठक से पहले चिराग से उनके आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर के नित्यानंद ने बताया कि बहुत अच्छे माहौल में बातें हुई है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की आज बैठक हुई, गठबंधन पर फैसले के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि 2 से 3 बैठकें और होंगी और उसके बाद गठबंधन को लेकर के फैसला हो जाएगा। समय समय पर कई मुद्दों पर मैंने बीजेपी का समर्थन किया। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए मैंने प्रचार भी किया था। जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। हम देखिए, माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना किया तो हम लोग। दिल्ली एनसीआर में इस समय भयंकर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 153 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। इतनी ज्यादा बारिश से शहर में हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल करने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही साथ सभी को लोगों की सुरक्षा के लिए ग्राउंड पर रहने के लिए कहा गया है। देश की नई वंदे भारत ट्रेन का बदलेगा रंगरूप। अब भगवा रंग में नजर आएगी नई वंदे भारत ट्रेन। देश की 28वीं वंदे भारत ट्रेन को नए रंग में रंगा गया है। 28वीं वंदे भारत ट्रेन को भगवा और ग्रे रंग से सजाया गया है। अब तक सभी 27 वंदे भारत ट्रेन को सफेद और नीले रंग में सजाया गया था। ऑरेंज और ग्रे रंग की इस नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण आईसीएफ चेन्नई फैक्ट्री ने किया है। नई वंदे भारत ट्रेन इसी महीने फैक्ट्री से बाहर आने की संभावना है। दिल्ली से अगली खबर, जीएसटी नेटवर्क पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी। जीएसटी नेटवर्क, अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी। जीएसटी नेटवर्क का डाटा ईडी से साझा किया जाएगा और जीएसटी में गड़बड़ी करने वालों पर ईडी कार्रवाई कर सकेगी। दिल्ली से अगली खबर बता रहे, बारिश के बाद कई सड़कों में भरा पानी। भारी बारिश के कारण बुराड़ी थाना हुआ जलमग्न। कमरे, आईओ रूम और अन्य जगहों पर भी पानी पहुंच गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाड़ी थाना हुआ जलमग्न। बारिश के बाद कई सड़कों में भरा पानी।
ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से थाना जलमग्न हो गया है, अंदर तक पानी भर गया है। दिल्ली से अगली खबर बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए मां को उतारा मौत के घाट। गिरफ्तार आरोपी ने वायरल किया कबूलनामा, आरोपी का सोशल मीडिया पर कबूलनामा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे, गिरफ्तार आरोपी ने किया कबूलनामा, आरोपी का सोशल मीडिया पर कबूलनामा। सनकी युवक ने मां को उतारा मौत के घाट, गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए किया घिनौना काम। पूर्वी दिल्ली के थाना मधुविहार के अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बताते चले कि पीड़ित के परिवार का आरोप है कि 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति शराब के नशे में उसकी बेटी को मारता पीटता था और साथ ही परिवार वालों ने दहेज की मांग को लेकर के उनकी बेटी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं परिवार के मुताबिक उनकी बेटी ने वीडियो कॉल कर अपने परिवार को इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक 8 महीने की गर्भवती थी, जिससे गर्भ में एक 8 महीने का शिशु था, उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।